तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे और उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट देख चुके थे, जिसमें हमने परिवार नियोजन के बारे में देखी थी। डिटेल में हमने उसकी बात कर ली थी और आज हमें देखना है इनफर्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं बंध्यता। आपको मैं बता दूं, ये दो लेक्चर जो थे, एक लेक्चर और जो आज होने वाला है दूसरा लेक्चर, ये दोनों लेक्चर एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नीट एग्जाम में। तो नीट एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो लेक्चर को हल्के में नहीं लेना और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि मेरे लेक्चर के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप पिछले 30 साल का एनालाइज करिए, आपको सारी क्वेश्चन के जो आंसर हैं, सारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, मेरे लेक्चरों से ही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर की हैं और डिटेल में कवर की हैं। तो चलिए देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं, होती क्या है इनफर्टिलिटी। यहां पर इनफर्टिलिटी का सीधा मतलब यह है बच्चा, इनफर्टिलिटी मतलब वो कपल्स इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आते हैं जो संतान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे कपल्स जो कि स्वयं से संतान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक तरीके से संतान को प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसे इसलिए हो रहा होगा बच्चा, सपोज दैट कोई मेल है, क्या सपोज दैट कोई मेल है और उसके शुक्राणु ही नहीं निकल रहे। अब उसके शुक्राणु नहीं निकल रहे हैं तो क्या होगा बच्चा? जब शुक्राणु नहीं निकल रहे हैं तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन अगर नहीं होगा, अगर निषेचन नहीं होगा बच्चा, तो क्या होगा? निषेचन अगर नहीं हो रहा है तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि गर्भावस्था नहीं आएगी, प्रेगनेंसी ही नहीं आ पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्त्री है, वो अंडे को नहीं बना पा रही है। अब अंडा ही नहीं बन रहा बच्चा, अगर अंडा ही नहीं बन रहा है तो शुक्राणु क्या कर लेगा? शुक्राणु अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वहां पर भी निषेचन नहीं हो पाएगा, और निषेचन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा बच्चा? जो बंध्यता है वो फिर से आ जाएगी। बंध्यता का तात्पर्य जो है वो सीधे से इसी बात से है कि ऐसे कपल्स जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, संतान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बंध्यता का सबसे बड़ा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, सबसे बड़ा शायद आपको ना पता हो कि जो मुकेश अंबानी जी की पत्नी है वो भी इस चीज से पीड़ित थी। वो भी नॉर्मल तरीके से संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती थी और वो भी इसी तहत आती थी। और फिर क्या हुआ कि जो बंध्यता थी ना, ऐसे कपल्स थे भाई, वो अपने वंश को ही नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो उनके लिए कुछ उपाय दिए गए। उनके लिए क्या दिए गए? उपाय दिए गए। मतलब बंध्यता के उपाय निम्न प्रकार हैं, मतलब बंध्यता को दूर करने के उपाय निम्न प्रकार है। यहाँ का तात्पर्य सीधे से यही है। अब बंध्यता को कैसे दूर की जा सकती है? तो पहला नंबर पात्र निषेचन द्वारा, और दूसरा नंबर क्या है? जीवे निषेचन द्वारा। यहां पात्र निषेचन को हम बाह्य निषेचन के नाम से भी जानते हैं और जीवे निषेचन को हम अंतः निषेचन के नाम से भी जानते हैं, और दोनों को डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर के बारे में डिटेल में, पात्र निषेचन या जिसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। अब देखिए पात्र निषेचन या बाह्य निषेचन क्या है, तो इससे नाम से ही स्पष्ट है कि ये बाहर होने वाला निषेचन है। मतलब ये क्या है? बॉडी के बाहर हो रहा होगा, तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं? पात्र निषेचन बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पात्र निषेचन मतलब पात्र में करवाया जा रहा होगा, मतलब पात्र में करवाया जा रहा होगा। और अगर पात्र में करवाया जा रहा है बच्चा, तो इसीलिए इससे उत्पन्न संतति को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी का ही यूज किया था मुकेश अंबानी की पत्नी जी ने, ठीक है। उनको भी जब संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने इस मेथड का यूज किया था। टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा उनकी संतान उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जो उनकी संतान है, आप देखते होंगे एक लड़का और एक लड़की है, वो इसी मेथड से हुई है, ठीक है। तो एक बड़ी जानकारी थी आपके लिए, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपने समझी कि पात्र निषेचन होता क्या है। तो अब आगे देखते हैं इसमें करते क्या है हम। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है, अब आपने टेस्ट ट्यूब बेबी समझा तो आपने सोचा कि यार टेस्ट ट्यूब में ही पूरे बेबी का निर्माण हो गया। ऐसा नहीं होता, पूरे बेबी का निर्माण टेस्ट ट्यूब में नहीं होता। यहां पर कहने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करवाते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? युग्मनज का मतलब जाइगोट का निर्माण करवाते हैं। जाइगोट क्या होता है? माता और पुरुष का जो मिलकर, देखो माता से आता है एन, पुरुष से आता है एन, दोनों आपस में मिलकर 2n का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और इस 2n का निर्माण हम किस पर करते हैं? पात्र निषेचन पर करते हैं, मतलब किसी पात्र पर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब ये 2n का निर्माण हो जाता है, मतलब युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तब हम इसको क्या करते हैं? माता में फिर से ट्रांसफर कर देते हैं और प्राकृतिक तरीके से बच्चे का जन्म होता है, मतलब प्राकृतिक तरीके से भ्रूणावस्था आती है। और ये मादा में कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तो मादा में ये दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकता है। इन दोनों तरीकों को चलिए देखते हैं, जिनमें से पहला तरीका आता है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफर। यहां नाम से ही स्पष्ट है कि जाइगोट का हम फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि इसमें हम 8 ब्लास्टोमियर से कम सेल का स्थानांतरण करते हैं फैलोपियन ट्यूब पर।
अब ये 8 से कम क्यों होता है इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। एनसीईआरटी पर लिखी हुई सारी लाइनें हैं और एक एक लाइनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लूंगा। इससे पहले मैं बताता हूं कि सेकंड मेथड कौन सा होता है। सेकंड मेथड होता है अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, मतलब कि गर्भाशय में स्थानांतरित कर देना। और जब गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं तो ये 8 सेल से अधिक वाला सेल होता है जिसको हम क्या करते हैं, गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। अब हम देखेंगे कि 8 से कम और 8 से ज्यादा का क्या खेला है। जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने ये क्या बनाई, फेलोपियन ट्यूब बना दी। ये क्या बनाई बच्चा, मैंने फेलोपियन ट्यूब बना दी। ये मैंने बना दी फिब्री और ये मैंने बना दिया अंडाणु, जिससे ये जुड़ा हुआ है ऐसे अंडाणु से। और ये मैंने छोटा सा क्या बना दिया, गर्भाशय बना दिया। ये क्या है बच्चा, ये है गर्भाशय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब अंडाणु से अंडा रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है तो ये फेलोपियन ट्यूब से लगातार गर्भाशय की तरफ बढ़ता रहता है। और ये जब लगातार गर्भाशय की तरफ बढ़ता रहता है तब इसकी सेल्स में नंबर बढ़ता है। सपोज दैट ये सेल 2 नंबर की है तो ये आगे जाकर 4 नंबर की हो जाएगी, फिर ये आगे जाकर 8 नंबर की हो जाएगी। ऐसे क्या होता रहता है, इनकी सेल्स में नंबर बढ़ता रहता है और जैसे जैसे इनकी सेल्स में नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ये गर्भाशय के नजदीक आता रहता है। तो जब ये 8 सेल का होता है बच्चा तब ये फेलोपियन ट्यूब पर ही होता है। इसीलिए इसको हम 8 से कम ब्लास्टोमियर वाले सेल्स को, जाइगोट को, उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करते हैं, जबकि 8 से ज्यादा वाले को गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज क्लियर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हुई। और यहां पर एक तीसरा मेथड भी आता है जो कि तीसरा मेथड तो नहीं है लेकिन ऐसे ही यहां पर पढ़ा दिया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब है कि स्पर्म्स का साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करवा देना। अब ये कैसे होता है, देखिए जब किसी मेल में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, जब किसी मेल में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है तो उन शुक्राणुओं को हम लेते हैं, ये रहा शुक्राणु, उन शुक्राणुओं को हम लेते हैं और मादा के अंडाणु में जो साइटोप्लाज्म होता है, अंडाणु के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य होता है, उसमें डायरेक्ट शुक्राणु को इंजेक्ट करवा देते हैं। किसके द्वारा, इंजेक्शन वगैरह के द्वारा डायरेक्ट शुक्राणु को क्या करते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं। और यही कहलाता है साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें शुक्राणुओं का प्रत्यक्ष रूप से अंडाणुओं के कोशिका द्रव्य में इंजेक्ट करवाना, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें समझ में आई। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अंतःनिषेचन, या जिसे हम बोलते हैं जीवनिषेचन। अंतःनिषेचन से ही स्पष्ट है कि ये बॉडी के अंदर होने वाला है। पहली बात तो यहां पर यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक है, बॉडी के अंदर होने वाला है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि स्त्री के बॉडी के अंदर होगा, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात रही कि यह प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से करवाया जा सकता है, मतलब यह प्राकृतिक तौर पर भी होता है और कृत्रिम तरीके से भी करवाया जाता है। ये भी यहां पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, ये भी तरीकों से हो सकता है, जिनमें से पहला तरीका जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडाणु अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। अच्छा, ये अंडाणु अंतः, अब यहां पर नाम से स्पष्ट है कि अंडाणु का स्थानांतरण हो रहा है किस पर, फेलोपियन ट्यूब पर। अच्छा, यहां देखिए सारी चीजें नाम से क्लियर हो जाती हैं। अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं बच्चा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत सिंपल लेक्चर है। एक क्वेश्चन देकर जाता है नीट एग्जाम में। तो देखिए यहां पर अंडाणु का अंडवाहिनी पर स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कि अंडाणु का फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण हो रहा है। और अंडाणु का क्यों हो रहा है बच्चा, मैंने तो बताया था आपको जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था कि फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं, फेलोपियन ट्यूब अंडाणु से जुड़ी होती हैं और ये अंडाणु अंडे को रिलीज करता है फेलोपियन ट्यूब पर। तो अब यहां अंडाणु से अंडा आ रहा था तो आखिर हमें अंडे का स्थानांतरण फेलोपियन ट्यूब पर क्यों करवाना पड़ा, तो ऐसा इसलिए करवाना पड़ा, सपोज दैट बच्चा कोई फीमेल है, अब वो अंडा ही नहीं बना सकती, मतलब वो अंडे को निर्माण नहीं कर सकती। तो उस दौरान क्या कर सकते हैं उस दौरान हम कर सकते हैं कि किसी दाता स्त्री से, कोई दाता है, कोई स्त्री है जो अपने अंडे को देना चाहती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है उसकी, तो अगर वो अपने अंडे को देना चाहती है तो उससे हम अंडे ले लेंगे और उसके अंडे को फिर जिस स्त्री के अंडे नहीं निकल रहे हैं, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एक मेथड हो जाता है उन स्त्रियों के लिए जो अंडाणु को जन्म नहीं दे पाती हैं, उनके लिए हो जाता है अंडाणु अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसमें अक्सर क्या होता है, स्त्री में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, जिससे हम दाता स्त्री से अंडाणु लेते हैं और उनकी फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देते हैं, और यही मेथड कहलाता है अंडाणु अंतःवाहिनी स्थानांतरण। आई होप ये चीज आपके दिमाग में घुस गई होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगली मेथड की तरफ। जो मेथड अगला आता है वो आता है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। अब फिर से आ गया अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये उन मेल के लिए होता है
ये उन मेल के लिए होता है जो जो स्पर्म्स को या तो जन्म नहीं दे पा रहे हैं, या तो बहुत ही कम जन्म दे रहे हैं, या तो जन्म ही नहीं दे पा रहे हैं। तो उस दौरान क्या होता है, अगर सपोज दैट बहुत कम मात्रा पे स्पर्म्स का जन्म हो रहा है, बहुत ही कम मात्रा पर स्पर्म्स निकल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म्स को लेंगे और गर्भाशय में ट्रांसफर करवा देंगे। आपको पता है गर्भाशय में पहले से आ चुका है अंडा, और यहां पर हम छोड़ देंगे स्पर्म्स को, और ये स्पर्म्स अंडे से जाएगा, जुड़ जाएगा और 2n बना लेगा, मतलब निषेचन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको साइटोप्लाज्म में जो पढ़ाया था वो क्या कर रहे थे, उसमें हम कर रहे थे कि शुक्राणु को डायरेक्ट लेकर अंडाणु के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर रहे थे, जबकि यहां पर क्या कर रहे हैं, शुक्राणु के लेकर गर्भाशय में स्थानांतरण कर रहे हैं। यही दोनों में फर्क है, अक्सर बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, और या तो कोई सपोज दैट कोई मेल है वो स्पर्म्स नहीं बना पा रहा है, उसके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, तो उस दौरान क्या हो सकता है, उस दौरान ये हो सकता है बच्चा कि कोई दाता मेल है, ठीक स्त्री की तरह, कि वो कह रहा है कि भाई मेरे स्पर्म्स ले लो, तो उससे हम क्या करेंगे, उसके स्पर्म्स लेंगे और उसके स्पर्म्स को डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे उस स्त्री के, और वो स्त्री अब बच्चे को जन्म दे सकती है। मतलब एक ऐसा पुरुष जो स्पर्म्स का निर्माण भी नहीं कर पा रहा था, उसके भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई, तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो ये वाली चीजें भी मैंने आपको एक एक करके बता दी और अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो होता है मेथड अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, ये कृत्रिम तरीके से होता है, जैसा कि आपने देखा कि क्योंकि हम शुक्राणु को डायरेक्ट गर्भाशय तक पहुंचा रहे हैं, जबकि वो प्राकृतिक तरीके से गर्भाशय तक नहीं पहुंच रहा है, हम खुद उसको गर्भाशय तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ये क्या होता है, कृत्रिम तरीके से होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका यूज किया था अनिल अंबानी की पत्नी जी ने। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल है। पहली बात ये आती है। सेकंड नंबर में बात आती है कि इससे जन्मे हुए संतान को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, परख नली का यूज करते हैं। यहां पर इससे मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम एक बेबी का निर्माण पूरी तरीके से परख नली पर करवा रहे हैं, ये मेथड नहीं है जो कि अक्सर दिमाग में होता है कि यार बेबी का निर्माण ही परख नली पर हो रहा है। यहां पर ये नहीं होता, यहां पर हम क्या करते हैं, जाइगोट मतलब 2n का निर्माण करवाते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और उसकी सेल की नंबर जो होती है, उसकी सेल्स जो होती हैं, उसके नंबर्स को बढ़वाते हैं, और जब उसकी सेल की नंबर क्या 32 लमसम हो जाती है, 32 हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको गर्भाशय में ट्रांसफर करवा देते हैं, और नॉर्मल तरीके से गर्भकाल चलता है 9 महीने 9 दिन का, और फिर बच्चे का जन्म होता है। तो यहां पर मैंने लिखा भी है कि इसमें हम क्या करते हैं, युग्मक लेते हैं, फिर युग्मक को 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं, 32 कोष की भ्रूण जब हो जाता है उसका, तब उसके मादा पर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, मादा के सामान्य गर्भाशय पर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर बाकी का पूरा गर्भकाल प्राकृतिक तरीके से चलता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहां पर 2 नोट दिख रही होंगी, दोनों नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों नोट को आपको डायरेक्ट याद रखना है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में 25 जुलाई सन 1958 ईस्वी में। सेकंड नंबर आता है कि इंडिया में जब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दुर्गा, जो कि इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, दुर्गा माता जी के नाम से हमने इसका नाम रखा था, और ये क्या थी, एक फीमेल थी। इट इज क्लियर। अब भाई फीमेल है तभी ने दुर्गा रखा है, नहीं मेल होती शंकर जी रख देते, कुछ ऐसे रख देते। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, और एक लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है एमनियोटिक द्रव्य क्या होता है। तो इसके बारे में पहले डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जब एक माता के अंदर भ्रूणावस्था चलती रहती है, मतलब कि गर्भावस्था चल रही होगी, भ्रूणावस्था का मतलब है कि गर्भावस्था चल रही होगी, तो ये जो गर्भावस्था होती है वो बच्चा 9 मंथ की होती है। ठीक है, ये 9 मंथ की होती है। तो जब ये गर्भाकाल 16 से 22 वीक का हो जाता है, मतलब 3 महीने से ऊपर का हो जाता है, तब जो भ्रूण रहता है, भ्रूण के आसपास जो द्रव्य पाया जाता है, ये एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा एमनियोटिक द्रव्य। इट इज क्लियर, ये तो क्लियर हुआ कि एमनियोटिक द्रव्य क्या होता है। ठीक है, और ये एमनियोटिक द्रव्य यूज कब आता है, 16 से 22 वीक के बाद। और इससे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, पहला नंबर पता कर सकते हैं, आनुवांशिक बीमारियां पता कर सकते हैं, आनुवांशिक बीमारी पता कर सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट हम इससे पता कर सकते हैं पदार्थों की कमी, कोई पदार्थों की कमी तो नहीं हो रही है बच्चे में, ये पता कर सकते हैं। और तीसरा नंबर जो हम पता कर सकते हैं भाई साहब, सबसे खराब चीज, काश हम इसको ना पता कर पाते, लिंग पता कर सकते हैं कि ये लड़का है, कि ये लड़का है, कि ये लड़की है।
अब यहाँ पर दो तरीकों को यूज तो कम हुआ जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक थे। अब अनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं ये आप जेनेटिक्स में पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सिंड्रोम वगैरह जो होते हैं उनका हम पता कर सकते हैं, अनुवांशिक बीमारियां वही होती हैं। और भी जो होती हैं वो सारी चीजें जैसे वर्धनता वगैरह ये सारी चीजें भी हम उसमें पता कर सकते हैं। वैसे तो हम सारी बीमारियां पढ़ेंगे ही जेनेटिक्स में, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दो तरीकों को तो हमने यूज कम कर दिया, इन दो तरीकों को तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेल और फीमेल लिंग विभेद करने वाली इस पर क्षमता थी ना, उसका हम ज्यादा यूज करने लगे। और उसका ज्यादा यूज करने के कारण क्या हुआ बच्चा, जैसे हमें पता चलता कि ये फीमेल है तो हम क्या करते, एबॉर्शन करवा देते, मतलब एमपीटी करवा देते थे। अब आपको पता है कि जो एमपीटी होती है, मैंने बताया था एमपीटी के दौरान जब मैं एमपीटी पढ़ा रहा था कि प्रथम 3 माह तक तो सुरक्षित रहती है, 3 मंथ तक तो सुरक्षित रहती है, लेकिन इसके बाद असुरक्षित हो जाती है। और यहां देखिए 16 से 22 वीक के बाद तो हमें ये चीज पता चल रही है, मतलब 3 मंथ के ऊपर पता चल रही है, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारी माता जी हैं, जो हमारी माता जी है उनको बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसे एमपीटी करवाने पर माता की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है बच्चा। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि ये लड़की है तो तुरंत एबॉर्शन करवाते हैं, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि जो एमपीटी जो आप एबॉर्शन करवाने वाले हैं वो अब खतरनाक है, 3 माह के बाद वो खतरनाक हो जाती है। और बच्चे को तो आप मारना ही चाहते हैं, चलिए ठीक है बच्चा तो जाएगा ही, लेकिन कई बार माता की भी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा 50% चांसेस है बच्चा कि माता की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एमनियोटिक द्रव्य होता है वो 3 महीने के बाद ही पता चलता है इसके बारे में, और मतलब इसकी क्षमता के बारे में कि ये बता सके कि लिंग है, कौन सी लिंग है। और 3 महीने के बाद एमपीटी असुरक्षित हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करवाना चाहिए, हमें चीजों को समझना चाहिए कि फीमेल हमारे लिए खराब नहीं है, और इससे हमारा सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। आप देख रहे होंगे, अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में एक समय था कि 3 बच्चों को ही जन्म दे सकते हैं। तो उस दौरान मतलब लोगों ने कौन सी प्रक्रिया चालू की, उस दौरान लोगों ने बच्चों में मेल को बढ़ावा दिया। अब पुरुष ज्यादा पैदा होने लगे, लड़कियों को लोग एबॉर्शन वगैरह करवाने लगे, क्योंकि वहां पर कानून तो था नहीं, चीन में ऐसा कुछ कि भाई इसका कोई कानून था नहीं, था कानून। तो आज की डेट में बच्चा वहां पर लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि अब सबकी शादी भी नहीं हो रही है, 10 में किसी एक की शादी हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियां ही नहीं है। लड़कियां क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें ये एमपीटी करवा रहे हैं, एमनियोटिक द्रव्य से फायदा ले रहे हैं, लिंग का पता कर रहे हैं, लिंग से उसका एबॉर्शन करवा रहे हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ, स्त्रियों का जो सेक्स रेशियो था वो एकदम से खराब हो गया। 10, अगर आप मैं बात करूं चाइना में तो 100 लड़कों के बीच में करीब करीब 10 लड़कियां हैं। सोचिए कितना खतरनाक। 90 लड़कियों के लिए, 90 जो लड़के हैं उनके लिए तो लड़कियां ही नहीं है, उनकी शादी ही नहीं हो सकती बेचारों की, जाओ शादी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा एमपीटी करवा रहे थे। तो इसीलिए एमनियोटिक द्रव्य अपने लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम लिंग विभेद करते हैं और यहां पर मादा हत्या होने लगती है। और मादा हत्या को रोकने के लिए हमने भारत में यहाँ पर एक कानून बना कि जो भी बंदा एमनियोटिक द्रव्य से लिंग पता करता है और एबॉर्शन करवाता है वो कानूनी तौर पर गलत कर रहा है और उसको सजा दी जाएगी। उसके साथ साथ जो डॉक्टर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं उनको भी सजा दी जाएगी। और इसलिए इसका रूल भी बना ताकि ये कम हो सके। काफी कम भी हुआ, लेकिन पूर्णता भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी बस कम ही हो गया है। अब तो कोई नहीं करवाता, बहुत लोग करवाते हैं। वही बात हो जाती है ना कि पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसा जिसके पास है वो करवा रहा है, पैसा जिसके पास नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा है वो आज भी करवा रहा है इन चीजों को और इसका फायदा ले रहा है। जबकि इसका फायदा नहीं है, नुकसान है बच्चा। उसकी माता की जो जान है वो जा सकती है। बेबी को तो आप जान लेना ही चाह रहे हैं। बच्चा जब माता ही नहीं रहेगी तो फिर आगे बेबी कैसे आएगी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं भाई अब तो मुझे मेल चाहिए? मेल ही नहीं आएगा भाई, मेल क्या फीमेल भी नहीं आएगी, अब तो आपकी पूरी पत्नी ही चली गई। तो ऐसा ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस पर जागरूक होइए। ये सब चीजें गलत हैं, बहुत ज्यादा गलत है। भविष्य में आप तो कभी करवाइएगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई करवा भी रहा है तो उनको रोकिए, पुलिस तक उस खबर को ले जाइए और कोशिश करिए कि आप अपने आसपास कम से कम एटलीस्ट अपने घर में समझा पाए इस बात को कि ये गलत है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। एमनियोटिक द्रव्य के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी, नोट भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। अगर नोट्स वगैरह कोई लेना चाहता है तो यहाँ से नोट डाउन कर ले अपने लिए। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता ही दी हैं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने नोट्स भी जैसा कि मैंने बताया कि डाल दिए। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर को आपने देखा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे किसी चीज में आपको प्रॉब्लम होती तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा। और देखिए जितना भी मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप 30 साल के क्वेश्चन का एनालाइज करिए, सारी चीजें इसी लेक्चर से आएंगी, इन्हीं 2 लेक्चरों से आएंगी। और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है वो आएगा क्वेश्चंस का। किसका आएगा बच्चा?
क्वेश्चंस का आने वाला है, सारे क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे, और उस लेक्चर को एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चा इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड वे पर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।